मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर की समीक्षा बैठक में शासन के अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रदेश में जंगलों में लगी आग पर जल्द काबू करने के दिए निर्देश। निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जल्द पार्टी की तरफ से पर्यवेक्षक किए जाएंगे तैनात। वरिष्ठ पदाधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में भेजकर दावेदारों के नाम का पैनल करेंगे तैयार। मसूरी देहरादून रोड पर हुई एक बड़ी सड़क दुर्घटना। चूनाखाल के पास एक वाहन गहरी खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, एक घायल। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 जिलों में आधी बारिश का येलो अलर्ट। कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर की तेजी से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से शासन के उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम, पेयजल संकट से निपटने के साथ ही 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में शासन के उच्च अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सचिवालय देहरादून से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने, वनाग्नि के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने, जल संरक्षण और संवर्धन के साथ ही 4 धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मिले निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं: फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे, जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते सरकार वनाग्नि की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर तरह से संभव प्रयास कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड में अभी तक 360 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें 58 घटनाएं नामजद होने के बाद कार्रवाई की जा चुकी है और 68 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा वनाग्नि नियंत्रण कक्ष के बाहर टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिस पर सूचना मिलते ही सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा रही है। वनाग्नि को लेकर के सरकार के द्वारा हर प्रयास नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। को लेकर के कुल मामले लगभग 360 मामले वनाग्नि के सामने आए, जिसमें करीब 350 अज्ञात घटनाएं जिनके नामजद नहीं हो पाए हैं, लेकिन 58 घटनाएं ऐसी हैं जो नामजद किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी तक 68 लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकार के द्वारा वनाग्नि नियंत्रण कक्ष है, वहां पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष में से भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और जब भी कोई सूचना मिलती है तत्काल उस पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और कुछ हद तक वनाग्नि को नियंत्रित भी कर लिया गया है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल ने राजधानी देहरादून में पासपोर्ट अधिकारी के माध्यम से विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक ज्ञापन प्रेषित कर कर्नाटक से एनडीए के वरिष्ठ नेता प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के पासपोर्ट रद्द किए जाने की मांग की है। इस दौरान आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का अपमान किया है और जिस प्रकार पिता और पुत्र ने पूरे देश को शर्मसार किया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी भाग गए, तो ऐसे में सेक्स स्कैंडल के आरोपी का देश छोड़कर भाग जाना विदेश मंत्रालय की अनुमति के बिना संभव नहीं हुआ होगा। पूरे देश की महिलाओं का अपमान जो हुआ है, 3000 महिलाएं कम नहीं होती, वो 3000 महिलाएं नहीं,
वो पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से बाप बेटी की जोड़ी और मोदी जी के करीबी प्रज्वल और उनके पिता जिस तरीके से उन्होंने शर्मसार किया है पूरे देश को, हम तो कहते हैं कि ये बहुत शर्म की बात है। और जिस तरीके से कि ये सब हुआ है उस तरीके से उनको भारत बुला के दोनों बाप बेटों को वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उनका पासपोर्ट उसी समय रद्द होना चाहिए। मंगलौर में देर रात दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही लाठी डंडे चलने लगे, जिसके बाद कोतवाली से पुलिस बल बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हो पाया। पूरी घटना में एक पक्ष की तरफ से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष की तरफ से 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं मंगलौर सीओ के मुताबिक दोनों पक्षों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश मंगलौर चौकी प्रभारी को दिए गए हैं। नॉलेज में आया था। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया गया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की जाएगी। एक झगड़ा नॉलेज में आया था। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया गया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की जाएगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर चुनाखाल के पास एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर चली गई। हादसे में 4 युवकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बता दें कि वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। शहर कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से और 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक युवतियां देहरादून IMS और DIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं जिस समय यह हादसा हुआ तब वे मसूरी घूमने के लिए आए थे। विकास नगर में प्रतिबंधित पेड़ों पर माफिया की नजर है और पेड़ काटे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से पेड़ काटे जा रहे हैं और इस संबंध में साहसपुर रेंज के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो रेंजर ने बताया कि अगर कोई शिकायत आएगी तो मामले को देखा जाएगा। यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी भी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लकड़ी माफिया को वन विभाग के अधिकारियों का पूरा संरक्षण है। वही मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच चुका है। DFO कालसी ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जांच के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चौड़पुर की घटना है, इसमें हमने अपने SDO को भिजवा के दिखवाया था तो उस समय हमें 2 पतले पतले खूंट मिले थे। वो भी काफ़ी 1 महीने 2 महीने पुराने थे। उसमें ऑलरेडी वहाँ के प्रधान जी ने FIR दर्ज करा रखी है। जो आप दूसरी घटना बता रहे हैं कि उसमें कुछ और भी खूंट दिख रहे हैं पेड़ों के, तो उसको मैं चौड़पुर के रेंज अफसर से दिखवाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो पड़ोस का डिवीज़न है उनको भी साथ लेते हैं। अगर हमारे डिवीजन में है तो हम कार्रवाई करेंगे और अगर पड़ोस के डिवीजन में तो उनसे कार्रवाई करने के लिए सूचित करेंगे। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस अचानक नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई। बस पलटने पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया। आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से होमगार्ड को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के कारण 4 यात्री घायल हो गए हैं। फिलहाल बस चालक फरार बताया जा रहा है। देहरादून में स्थानीय डेयरी विक्रेताओं के गंदगी फैलाए जाने की शिकायतों पर नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ देहरादून की 16 डेयरी का औचक निरीक्षण करके कार्रवाई की और कुल 69,000 रुपए के चालान काटे। और इस बात पर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि डेयरी मालिकों के पशुओं के मल मूत्र को नालियों में बहाने की शिकायतें लगातार जनता से मिल रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी वजह से नालियों का चोक होना और पानी जमा हो रहा है और जिसके लिए इनका चालान किया गया और भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है। डेयरियों को द्वारा जो है क्षेत्र में जो है नालों में नालियों में जो है मल मूत्र जो है पशुओं का जो है वो बहाया जा रहा है, गोबर, जिसकी वजह से एक पब्लिक न्यूसेंस के साथ साथ जो है नाले भी चौक हो रहे हैं और
जिस कारण से सड़कों में पानी जो है बह रहा था। कई प्रकार के जो संक्रामक रोग है उसे भी फैलने का डर रहता है, जिस कारण से जो है ये जो डेयरियां हैं जो सड़क किनारे जो चल रही है, कॉलोनियों के अंदर चल रही है, रिहायशी इलाकों में चल रही है, उन पर जो है हम लोगों ने जो है कार्रवाई की। जहाँ पर वहां पर ये देखने को मिला कि ये लोग खुले में जो है गोबर बहा रहे हैं और इन पर जो है चालानी कार्रवाई की गई तथा इनको भविष्य के लिए भी चेतावनी दी गई है। तो देश में आईपीसी और सीआरपीसी की जगह 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए कानून भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर 40वीं वाहिनी पीएसी के सभागार में पहले बैच का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। 4 मई तक चलने वाले प्रशिक्षण में जनपद में तैनात पीपीएस अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक के कुल 138 और जीआरपी में तैनात कुल 12 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरिद्वार में प्रशिक्षण 3 से 4 चरणों में दिया जाएगा। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले दावेदारों ने टिकट मांगना शुरू कर दिया है। इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया ने भाजपा हाईकमान से टिकट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान संगठन से जुड़ा होने के नाते वो किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो मंगलौर उपचुनाव में निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। 15 जून से हरिद्वार में किसान कुंभ का आयोजन भी होगा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतने वाले दलों से केंद्रीय किसान प्राधिकरण बनाने की भी मांग की है। और उपचुनाव पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूर्णतः किसान बाहुल्य सीट है और यहाँ पे किसी लोकल किसान को पार्टी टिकट दे। हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने भी टिकट के लिए आवेदन किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को आवेदन दिया है। यदि हमें पार्टी मौका देगी तो हम इस हारी हुई बाजी को भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे और इन हाजी काजियों का मुकाबला करने का भी काम करेंगे। आधी से ज्यादा आबादी हमारी किसान की है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, है तो किसान। हम उससे किसानी की बात करेंगे तो हमारे साथ। तो खबर देहरादून से है। देश में चुनावी हलचल के बीच विपक्षी पार्टियों ने कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कहा कि कोरोना काल में जीवन रक्षक वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर कांग्रेस का दुष्प्रचार एक एजेंडे का हिस्सा है और पहले की तरह जनता कांग्रेस को जवाब देने को उत्सुक है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारा है। कांग्रेस विचलित और घबराई हुई है और अब अनैतिक और अमर्यादित आचरण कर रही है। कांग्रेस वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का काम जब वैक्सीन ने किया, तब से लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर राजनीति करते आए हैं। और आज जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान जो माहौल बना हुआ है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भ्रामक वैक्सीन के प्रति इस तरह के भ्रामक और राजनीतिक दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हताशा है और लोगों को केवल भरमाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में इस समय 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टरों की जरूरत है। दून, श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से पास आउट उन डॉक्टरों को जिनका उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के साथ बॉन्ड होता है, उन्हें प्रदेश में सेवाएं देना अनिवार्य है। वर्तमान में बॉन्डधारी 267 चिकित्सकों को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है और उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग भी किया जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज
संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 MBBS डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, वो 267 डॉक्टर्स हमने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। प्राकृतिक आपदा के लिए बेहद संवेदनशील जनपद उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन मॉकड्रिल अभ्यास किया गया। मॉकड्रिल अभ्यास के लिए जिला मुख्यालय स्थित बिरला धर्मशाला में आग लगने नेताला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने और काफी संख्या में यात्रियों के फंसने, धरासू बैंड में एक बस के खाई में गिरने और यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने के बाद बाढ़ आने के साथ साथ सड़क अवरुद्ध होने के कारण यात्रियों के फंसने की घटनाओं के बनावटी परिदृश्य रचे गए। वहीं इन आपदाओं से निपटने का अभ्यास करने के लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को जुटाया गया। राहत और बचाव कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने और सड़क मार्ग को खोले जाने का प्रयास किया। बता दें कि घायल और बीमार यात्रियों को चिकित्सा सहायता के लिए घटनास्थल पर चिकित्सा टीमों सहित एम्बुलेंस भेजी गई। राज्य सरकार के स्तर से हमारा जो आपदा का SEOC है उनके स्तर से मॉकड्रिल रखा गया था और अभी भी चल रहा है हमारा। उस मॉकड्रिल में हम लोगों ने पहले इनका ओरिएंटेशन का 1 दिन का कार्यक्रम हुआ, फिर टेबल टॉप डिस्कशन पूरा दिन भर हुआ और आज एक्चुअल हम लोगों ने मॉकड्रिल की। और इसमें हम लोग की जो 4 हमारी सिचुएशन आइडेंटिफाइड थी। एक आपका गंगोत्री हाईवे पे नेताला में लैंडस्लाइड आने का और दूसरा एक हमारा इधर मेन बाजार में धर्मशाला में फायर इंसिडेंट होने का। तीसरा हमारा एक इसमें सिचुएशन था इधर धरासू के पास में बस का गिरना, खाई में जाना। चौथा हमारा वहाँ खरादी में बादल फटने की। इन 4 घटनाओं के बारे में जो हमें सिचुएशन दी गई थी उसमें हम लोगों ने पूरा जो नॉर्म्स के तहत तैयारी करनी थी वो हमने तैयारी की और सुबह से हम लोग राइट टाइम पर अपने यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में बैठे थे। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही है और ऐसे में सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यात्रा के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। BKTC अध्यक्ष अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा में आने की संभावना, जिसको लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वर्षों में लगातार जो चारधाम यात्रा है उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हमको सूचना प्राप्त हुई है। पंजीकरण के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो इस निमित्त से हमने पूर्व से ही अपनी जो तैयारियां थी प्रदेश सरकार के स्तर से भी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हमने अपनी जो कार्य योजना है चारधाम यात्रा को लेकर के वो पूर्ण कर ली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी विगत अब तक 2 बैठकें उनके स्तर से जो विभिन्न विभाग हैं उनके उच्चाधिकारियों के साथ में की गई है और उसमें विस्तृत रूप से जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग है, एजेंसियां, उनकी कार्य योजना की उनके द्वारा समीक्षा की गई है। उसमें जहां पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता है उसके लिए उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया। तापमान बढ़ने के साथ साथ वन विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। पिछले दिनों हुई वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अलर्ट है और इसी के साथ विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार के DFO वैभव कुमार सिंह ने बताया कि लगातार उनके द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है और हर 2 घंटे में फायर सीजन को देखते हुए रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसी के साथ ही गश्त टीमों को लगातार 15 किलोमीटर की गश्त प्रतिदिन करने के लिए कहा गया, जिसके लिए सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। खास तौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहां टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्यजीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। हरिद्वार जनपद के अंतर्गत वन अग्नि की कोई भी ऐसी मुख्य घटना जो है वो प्रकाश में नहीं आई है। हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे
चंडी देवी के आसपास का क्षेत्र है श्यामपुर रेंज में, उसमें विशेष रूप से एक दल को 24 घंटे तैनात किया गया है। हर 2 घंटे में उनसे फायर अपडेट लिया जा रहा है। और जो मनसा देवी का क्षेत्र है जो राजा जी पार्क के अधीन आता है, वहाँ पे राजा जी पार्क प्रशासन द्वारा भी विशेष दल को जो है तैनात किया गया है। खटीमा की शारदा नहर में दोस्तों के साथ नहाते समय पैर फिसलने के कारण होटल मैनेजमेंट कॉलेज का छात्र डूब गया। जानकारी के मुताबिक खटीमा के निजी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में कोर्स करने वाला राजा रसीला अपने दोस्तों के साथ छनकैया शारदा घाट में नहाने के लिए गया था और इस दौरान युवक का पैर घाट की सीढ़ियों से फिसल गया और संतुलन बिगड़ने की वजह से वह नदी में गिर गया। राजा के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने डूबे युवक की शारदा नहर में काफी तलाश की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। वहीं पुलिस ने युवक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। साढ़े 11 बजे की घटना है, जिसमें एक हरीश नाम का युवक 19 वर्षीय जो कि पीलीभीत रोड में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर स्टडी करता था। वो यहाँ घूमने आया था क्योंकि कल इंस्टीट्यूट की छुट्टी थी। तो बताया जा रहा है कि पाँव फिसलने के कारण वो जो थाना झनकैया के पास जो हमारी शारदा नहर है उसमें डूब गया है। कल से ही उसकी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमारी जल पुलिस वहाँ पर 2 टीमों के साथ वहाँ पर लगी हुई है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जो शारदा कैनाल है बरेली शाखा की, उससे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो जल स्तर को थोड़ा कम करें। उन्होंने करा भी है और लगातार इसमें जल पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जैसे कुछ सफलता मिलती है आपको सूचना। गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार इंदिरा नगर स्थित लिसा डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लिसा डिपो की सुरक्षा को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग की वजह से लिसा डिपो की सुरक्षा को लेकर वन विभाग चिंतित है। बता दें कि कर्मचारियों को दोपहर और शाम के समय लिसा डिपो में पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे बताया कि अभी तक पूरे उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसमें 350 हेक्टेयर जंगल के जलने का नुकसान हुआ है। सीजन हमारा ऑन है और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमारा लिसा डिपो जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है एरिया है, तो इसका निरीक्षण किया तो इसमें खामियां तो कोई नहीं पाई, बट साफ़ सफाई के लिए इनको बताया फ्यूल लोड जो है यहाँ पे इकट्ठा ना होने दें। बाकी इनको जो हम लोगों ने बता रखा है कि ड्रिल्स अपनी जो है करते रहें। पानी का छिड़काव दिन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास ये पानी का भी छिड़काव करते हैं। फायर वॉचर्स मैंने और कहा है इनको कि बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे पूरी निगरानी इसकी रखी जानी है। और जैसा कि आज आपने देखा तो सारे सिस्टम भी हमारे काम कर रहे हैं फायर के लिए, जो पानी का छिड़काव करने वाले। और अभी फायर वाले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ हाइड्रेंट जो है फिल कराने, वो भी डीएफओ ने अभी शायद लगता है 1-2 दिन में फिल करके वो पूरा रख लेना। तो काफ़ी संतोषजनक स्थिति अभी यहाँ पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।